नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राष्ट्रपति का सीरीज चला रहे हैं अभी, और राष्ट्रपति के अंतर्गत हमने आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक पूरा अध्ययन कर लिया है और इसके साथ ही हमने 52 से 61 का एक वीडियो में पूरा रिवीजन भी कर लिया है। मुख्य मुख्य जो बातें होती है उन सब का हमने रिवीजन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो अब तक तो आप रिवीजन वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक की सारी बातें आपको मुख्य रूप से पार्ट 8 के अंदर रिकॉल हो जाएगी। ठीक है मित्रों, और आज हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ क्या होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप इस चैनल के लिंक को अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और अपना कमेंट करना ना भूलें। अपना मूल्य सुझाव ज़रूर दें, पढ़ाई संबंधित या फिर कुछ और आपका सुझाव हो वो ज़रूर दें, ताकि उससे हमको कुछ अच्छा करने का मोटिवेशन मिल सके। ठीक है मित्रों, तो आज का हम अध्ययन शुरू करते हैं राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। दोस्तों, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति न तो इंग्लैंड के सम्राट के बाद ही महल में बैठकर रह सकता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है, हमको कोई टेंशन नहीं, महल में बैठो, आराम से मौज करो। ना तो राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के बाद ही महल में बैठकर रह सकता है, और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह अपनी कठपुतली सरकार के माध्यम से पूरे देश पर शासन करता है। भारत का राष्ट्रपति तो भारतीय जनता का प्रतीक माना जाता है और संविधान का संरक्षक होता है। यह हमने राष्ट्रपति के प्रारूप के अंतर्गत पढ़ा है। भारत का राष्ट्रपति के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद और उसके दल पर पूरी निगरानी रखे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के संरक्षक और भारतीय जनता के कल्याण की जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति कार्यों के अंतर्गत, शक्तियों के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे, और इसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, क्या क्या राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, क्या क्या राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है। यहाँ पर मित्रों, राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है मुख्य रूप से। एक है साधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली शांतिकालीन शक्तियाँ, दूसरा असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ। साधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ। दूसरा है असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ। साधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ और असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ। यहाँ पर हम अभी साधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की साधारण परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। दोस्तों, हमने आर्टिकल 53 के अंदर अध्ययन किया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की
कार्यपालिका शक्ति, ये आर्टिकल 53 है और इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। अधीनस्थ अधिकारी कौन होता है, इसके बारे में हमने समझ लिया है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के अधीनस्थ माने जाते हैं। वैसे अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे, इस बात का कोई उल्लेख संविधान के अंदर नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी हम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारी मान सकते हैं। मुख्य रूप से हमको यह समझना है यहाँ पर कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होता है, कहाँ तक हम ये माने कि संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा यहाँ तक है। तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करें तो जहाँ तक अर्थात जिन विषयों तक संसद कानून बना सकती है उन विषयों तक, वहाँ तक संसद की कार्यपालिका शक्ति मानी जाती है। या फिर यूँ कहे कि संसद को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है और इसके साथ ही समवर्ती की सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है। तो हम यहाँ तक कार्यपालिका शक्ति का, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मान सकते हैं। अब ये आर्टिकल 53 इस बात का प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन मेरा यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन है, क्या इन कार्यपालिका शक्तियों को जो कि राष्ट्रपति में निहित है, इन कार्यपालिका शक्तियों को जो कि राष्ट्रपति में निहित है, क्या इन्हें अन्य किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? क्या इन्हें अन्य किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? जो शक्तियाँ हमने कार्यपालिका शक्तियाँ जो हमने राष्ट्रपति को दी है, क्या उनको अन्य किसी अधिकारी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? मित्रों, आप अपने दिलो दिमाग में जो भी आंसर सोच रहे हो आप खुद चेक करिएगा। मैं यहाँ पर इस संबंध में आर्टिकल 53 क्लोज 3 की बात करूँगा और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संसद द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ अन्य प्राधिकारी मतलब अधिकारी, प्राधिकारी को स्थानांतरित की जा सकती है। हमको यहाँ पर इस बात का ध्यान में रखना है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हमने राष्ट्रपति को दे रखी है, उनको संसद चाहे तो अन्य किसी प्राधिकारी अर्थात अधिकारी को ट्रांसफ़र कर सकती है, दे सकती है। अनुच्छेद 53 की कोई भी बात संसद को ऐसा करने से नहीं रोकेगी। अब बात ये आती है कि अब तक क्या कार्यपालिका शक्तियों को अन्य प्राधिकारी को ट्रांसफ़र किया गया है? तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर अभी तक वर्तमान समय तक तो किसी भी प्राधिकारी को राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। वो राष्ट्रपति पास में रही है और अभी भी उनके पास में ही है। फिर भी हमको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 53 तो हमको अच्छे से पता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या संघ की कार्यपालिका शक्तियों का संसद अन्य किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकती है, अन्य किसी प्राधिकारी को ट्रांसफ़र कर सकती है? तो इस क्वेश्चन के संबंध में हमारा आंसर यस होगा, हाँ में होगा। उत्तर हमको हाँ में देना पड़ेगा। तो ये थी राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों संबंध में अनुच्छेद 53 और क्लोज 53 की बात। अब कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका
शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति या फिर कार्य की बात करें तो क्या होता है? कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिकाई शक्ति है। अनुच्छेद 75 क्लोज 1 आर्टिकल 55 क्लोज 1 प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। इस बात का ये आर्टिकल 75 क्लोज 1 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र है? क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, मनमर्जी नहीं कर सकता। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान बहुमत दल का नेता हो। जो लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है जो दल, उस दल का नेता हो, उसी व्यक्ति की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी वर्तमान में हमारी लोकसभा में 543 सीट है, 543 सीट है और इसके आधे की बात करें तो ये आती है 272। अगर किसी भी दल ने 272 सीटें प्राप्त कर ली है, पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी दल को 272 सीटों का आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी को मिली 150 सीट और कांग्रेस को मिली 140 और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है उसको मिल गई 160। अब यहाँ पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या राष्ट्रपति अब मनमर्जी से किसी भी दल के व्यक्ति को, किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? यहाँ पर भी वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता मित्रों। उसको देखना होगा कि इनमें से कौन सा दल लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पर सीधी सी बात दिख रही है, समाजवादी पार्टी एसपी जो है वो लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए अधिक शक्तिशाली है बजाय इन दोनों के। राष्ट्रपति को पहले बात तो इसी दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना पड़ेगा और यदि राष्ट्रपति इसकी अनदेखा करके, इसकी अवहेलना करके या फिर इस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं या फिर इस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, तो इस दल के द्वारा राष्ट्रपति के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर पहला अधिकार इसका है, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली है बजाय इन दोनों के। हाँ, यदि नहीं ये नहीं कर पाता है तो फिर इसको बुलाना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, मनमर्जी नहीं कर सकते। अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के संबंध में भी राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है।
राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं, जिनकी सूची प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति मंत्री नहीं बनेगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। ये हमको ध्यान में रखना है। और कौन व्यक्ति किस मंत्रालय का मंत्री बनेगा, कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन कृषि मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन किस विभाग का मंत्री होगा, इन सब बातों का निर्णय प्रधानमंत्री महोदय ही करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि मंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन मंत्रियों के बीच में कार्यों का आवंटन, विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन जो विभाग बने हैं, उन विभागों के कार्य संबंधी नियम राष्ट्रपति बनाते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन हमारे लिए हो सकती है। विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री ने कर दिया है, लेकिन कौन से विभाग में किस तरह से कार्य होगा, इसके संबंध में नियम बनाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। ये हमको ध्यान में रखना है। जो हमने आज तक पढ़ लिया है, जो चीज़ें हमने रट ली है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं मित्रों। क्वेश्चन बनने का चांस अब यहाँ से ज़्यादा रहते हैं ऐसी चीज़ों से, इसलिए हमको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, मैं फिर कह रहा हूँ इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरत है तो इसको समझने की और अच्छी तरह से पढ़ने की, ठीक है। और इसी संबंध में एक और बात करूँगा मैं, आर्टिकल 75 क्लोज 2। जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इस बात का उल्लेख करता है आर्टिकल 75 क्लोज 2। लेकिन मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, इसका मीनिंग क्या है? क्या ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे? मतलब जब तक राष्ट्रपति की कृपा होगी तब तक क्या ये मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे? संविधान तो इसी बात का प्रावधान करता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, अपने पद को धारण करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रसाद पर्यंत इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हटाएगा राष्ट्रपति, लेकिन कब हटाएगा? जब प्रधानमंत्री किसी मंत्री के संबंध में राष्ट्रपति से परामर्श करे, सलाह दे, सुझाव दे कि आप इस व्यक्ति को मंत्री पद से हटा दीजिए, तब जाकर ही वो व्यक्ति अपने मंत्री पद से हटेगा। राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाने पर प्रधानमंत्री सीधा किसी मंत्री को उसके पद से नहीं हटाएंगे। प्रधानमंत्री को यदि किसी मंत्री को उसके पद से हटाना है तो राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति फिर उनको उनके पद से हटाएंगे। इसीलिए यहाँ पर 75 क्लोज 2 में कहा गया है कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यह हमको 75 क्लोज 2 को भी विशेष रूप से हमको ध्यान में रखना है। सही और गलत कथन के संबंध में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के नियुक्ति संबंध में बातें हुई, मंत्रियों के संबंध में। और विभागों का बंटवारा तो प्रधानमंत्री करते हैं, और विभागों में कार्य कैसे होंगे इसके संबंध में नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति महोदय। यहाँ पर हम नियुक्ति की बात हो गई, तो इसके संबंध में ही अन्य नियुक्ति की बात करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कौन कौन सी होगी? CAG भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इसको हम शॉर्ट में CAG बोलते हैं और इसका उल्लेख किया गया है 148 से 151, अनुच्छेद 148 से 151 तक। इसके साथ ही और किसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट जो होते हैं इनके जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और 214 से 237 तक राज्य में जो न्यायालय होते हैं उन सब के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य में जितने भी न्यायालय होते हैं उन सब के संबंध में प्रावधान किया गया है 214 से लेकर 237 तक अनुच्छेद। और किसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और जो यूपीएससी है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और यूपीएससी इसमें आरपीएससी भी शामिल है। इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, यहाँ तक यूपीएससी और आरपीएससी का प्रावधान किया गया है। आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको हटाने का कार्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब ये सब चीज़ें हमको मालूम है। नियंत्रक परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्य के में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक विशेष बात बताना चाहूँगा जो शायद आपने नहीं पढ़ी हो या फिर पढ़ भी ली हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए नई चीज़ हो सकती है और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन हो सकता है। मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इनमें से किसकी नियुक्ति वारंट एवं सील के द्वारा होती है, वारंट एवं सील के द्वारा होती है। इनमें से किसकी नियुक्ति वारंट एवं सील के द्वारा होती है। तो यहाँ पर मैं वारंट और सील के द्वारा नियुक्ति के संबंध में आपको बताना चाहूँगा वारंट एवं सील की नियुक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ। वारंट एवं सील की नियुक्ति, वारंट एवं सील द्वारा नियुक्ति का अर्थ, जो नियुक्तियां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं सील के द्वारा की जाती है। जो नियुक्तियां राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं सील के द्वारा की जाती है उन नियुक्तियों को हम वारंट एवं सील की नियुक्ति कहते हैं। अब इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट एवं सील के द्वारा करते हैं, तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वहाँ से नहीं बनेगा। हमको याद है पहले से कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सब जानते हैं।
मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, अन्य जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन अन्य बच्चों से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अलग कैसे होंगे, कैसे उन क्वेश्चन को करेंगे जिनको अन्य बच्चे नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी सील एवं वारंट के द्वारा करते हैं। CAG के साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट एवं सील के द्वारा करते हैं। और साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति, ये हमको ध्यान में रखना है। CAG सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने वारंट एवं सील के द्वारा करते हैं। इनकी नियुक्ति वारंट एवं सील के द्वारा होती है, हमको ये ध्यान में रखना ही है। अन्य जो नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उन पर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते हैं, उन पर भारत सरकार के सचिव के या फिर अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। नियुक्तियां भले ही राष्ट्रपति करते हैं लेकिन उन पर साइन राष्ट्रपति के नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के साइन तो इन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति पर होते हैं। CAG सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में हमको यहाँ पर इस बात का ध्यान में रखना है। अब आगे मैं बात करना चाहूँ कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत ही आर्टिकल 77 का नाम आपने सुना होगा, अनुच्छेद 77। क्या कहता है अनुच्छेद 77? आर्टिकल 77, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वो अनुच्छेद होगा हमारा 77। भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों को वैसे करता कौन है? मंत्रिपरिषद। उन सब कार्यों को मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन वो सब कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए हुए माने जाएंगे, ना कि मंत्रिपरिषद के द्वारा। ये हमको ध्यान में रखना है। जैसे हमने पढ़ा है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। अब संविधान में इस प्रकार कोई शब्दावली नहीं लिखी हुई है, हम मानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि उसके सभी जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि सभी कार्य भारत सरकार के होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन करेगा कौन? करेगी मंत्रिपरिषद। नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी नाम किसका हो रहा है? राष्ट्रपति का। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल 78 आगे। आर्टिकल 78, इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है? भारत सरकार के प्रशासन संबंधी विषयों की जानकारी मांग सकते हैं। जानकारी मांग सकते हैं। दूसरा, आर्टिकल 78 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति को यह भी शक्ति है कि यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय कर लिया है और संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने
उस पर विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उस विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संबंध होते हैं उन संबंधों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है आर्टिकल 78 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 78 के अंतर्गत कि वो संघ सरकार से संबंधित जानकारी, जो भी कार्य भारत सरकार कर रही है उन संबंध के बारे में जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगे, और मांगे जाने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वह सब सूचना उपलब्ध करवाएंगे। या फिर प्रथम रूप से तो प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य बनता है कि वो भारत सरकार के कार्यों के संबंध में सभी जानकारी राष्ट्रपति तक पहुंचाए। ठीक है। और यदि किसी विषय पर किसी एक मंत्री ने निर्णय कर लिया है तो उस विषय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद में चर्चा कराने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकते हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 78। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक ये आर्टिकल 78 है। और यहाँ पर बताना चाहूँ तो आर्टिकल 78 के अंतर्गत ये सब बातें आती है। यहीं तक अपना विषय रहेगा आज का। ठीक है मित्रों, तो हाँ, मैंने जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने वाली प्रक्रिया पढ़ाई थी यहाँ पर, उसके संबंध में एक बात मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, छूट गई थी। अभी मेरे को वो अचानक से याद में आ रही है। सोच भी रहा था कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है, उनको हटाने के लिए तो कुछ किताबों में हमको ये भी पढ़ने को मिलता है कि जो महाभियोग प्रस्ताव आया है, जिस सत्र में आया है उसी सत्र में दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। जिस सत्र में लाया गया है उसी सत्र में दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है महाभियोग संबंधी प्रस्ताव एक सत्र में आ गया लोकसभा में या राज्यसभा में और संसद का वो सत्र समाप्त हो गया, ऐसी कंडीशन में अगर लोकसभा से वो प्रस्ताव पारित हो चुका है तो अगले सत्र में वो दूसरे सदन में लाया जा सकेगा और उस पर चर्चा हो सकेगी, बहस हो सकेगी, जो भी आगे की बातें हैं वो सब कुछ हो सकेगा। यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि जो महाभियोग संबंधी प्रस्ताव है वो एक सत्र में ही पूरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक सत्र में एक सदन से पारित हो गया तो दूसरे सत्र में दूसरे सेशन में वो अन्य सदन से भी पारित हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारे राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के संबंध में आज का क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो पॉलिटिकल साइंस को लेकर, संविधान विशेष को लेकर, तो मैं आपको हर संभव 99.99% आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।